सीरीज की शुरुआत एक पॉन शॉप से होती है, जहाँ कुछ लोगों के स्टाइल ऑफ मीटिंग को देख ऐसा मालूम पड़ता है जैसे यहाँ कुछ खुफिया डील होने वाली हो। पर सरप्राइजिंगली उनमें से डीलर सूटकेस से एक साधारण किसी मोटेल की रूम नंबर 10 की की निकालता है, जिसे देखकर बायर एकदम चौंक जाता है, जैसे सच में उस की के पीछे कुछ खास हो। और भी अजीब कि अब बायर अपनी ट्रंक से एक पोर्टेबल दरवाजा असेंबल करके उस की को उस डोर पर ट्राई करने पड़ता है, पर डीलर उसे ऐसा करने नहीं देता, मानो इससे कुछ खतरनाक या अद्भुत हो सकता है। पर बायर बिना ट्राई करने से रहा, और जैसे ही वो उस की से अपने पोर्टेबल डोर को ओपन करता है, उसे कोई रहस्यमय सुपरनैचुरल रोशनी नजर आती है, इवन दो उस डोर की दूसरी साइड कुछ भी नहीं है। और अब हमें उस की जादुई खासियत समझ आती है, जैसे वो कोई डोरेमोन की तरह मैजिकल डोर हो। बायर तुरंत अपने किसी बॉस को कंफर्म करके सेलर को मिलियंस में पेमेंट करता है, पर इससे पहले कि सेलर पैसे लेकर गायब हो, उसका लीडर द वीजल उसे दबोच लेता है, क्योंकि उसने उसी को धोखा देकर वो की उड़ाई थी। अब वीजल आखिरी मौका देता है बायर को की रिटर्न लौटाने की, पर वो देने से साफ इनकार कर देता है। अब पता नहीं क्यों, पर बिना डरे वीजल एक साधारण सा पेन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, और उस पेन से उस पर वार करते ही कुछ अजीब ही शॉप पर गरजता है, जिसके तुरंत बाद सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर डिटेक्टिव जो की एंट्री होती है, जो अपने जिगरी दोस्त ऑल्सो पार्टनर लू के साथ उसी पॉन शॉप क्राइम सीन पर पहुंचता है, जिन्हें अपने जिंदगी का सबसे अजीब क्राइम सीन का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें एक ही लाश मैस्ड इनटू वॉल, जिसके शरीर में राइफल घुसेड़ा और उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है। दूसरे की लाश भी सीलिंग में आधी गड़ी हुई मिलती है, जो वही डीलर्स हैं। वहीं पूरा शॉप ऐसे स्मेल कर रहा होता है जैसे इसे भट्टी की तरह भुना हो, यानी कि इसका मतलब कि वो पेन भी कोई अद्भुत हथियार था। डिटेक्टिव्स को ये रॉबरी का केस नहीं लगता, क्योंकि उन्हें कैश मशीन इंटैक्ट मिलती है। और वारदात के कुछ पिक्चर्स लेने के बाद अब हमें जो के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। जो के लाइफ में सिर्फ उसकी बेटी एना ही है, जो उसके सबसे करीब है, पर पत्नी से डिवोर्स हो जाने के कारण अब वो एना के कस्टडी के लिए लड़ रहा है, जिसका मोस्ट लाइकली वर्डिक्ट उसकी पत्नी के हित में जाने वाला है। उनका साथी रूबर एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट वारदात की जांच करने पर सबसे परेशान करने वाली खोज करता है कि ऑल्दो उनका शरीर पूरी तरह से जला हुआ है, पर उनके कपड़ों को कुछ भी नहीं हुआ। वहीं सीलिंग पर लटके हुए की लाश जांच करने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसे किसी कैनन से शूट किया हो, पर वो गुत्थी को सुलझा नहीं पाता कि आखिर किसने, क्यों और ये कैसे अचीव किया। इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें पता चलता है कि ये स्टोर किसी बिजनेसमैन काल को बिलोंग करता है, और इस वारदात का एक पॉसिबल सवाई विटनेस इग्नाशियो अब फरार है, जिसे लकीली जो अच्छे से जानता है। बाद में वीजल के गुस्से से हमें पता चलता है कि इग्नाशियो की लेकर भाग निकला, पर लकीली जो उसे पहले ही ढूंढ निकालता है। पर जब तक वो उसे पकड़े, वो उसी की का प्रयोग करके किसी और दुनिया में गायब हो जाता है। जो के ओपन करने पर वो सिर्फ एक बाथरूम निकलता है, पर लकीली वो उसी रात फिर से धर लिया जाता है। जो जानता है कि वो एक अच्छा किड है, इसलिए प्यार से उससे पूछताछ करता है कि आखिर उस शॉप में हुआ क्या था उस दिन, और वो की किस मोटेल को बिलोंग करता है। जिस पर इग्नाशियो एक शॉकिंग जानकारी शेयर करता है कि वो मोटेल एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहीं सिंस किसी समय में जो ने उसे किसी केस में फंसने से बचाया था, वो उसके भलाई के लिए उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, इससे पहले कि उसकी भी जान खतरे में पड़े। जो फिर भी जिद करता है सब जानने के लिए, इसलिए अंत में जो से की छीनकर वो फिर से की के मदद से किसी और दुनिया में गायब हो जाता है, जिसे देख जो फिर से एकदम भौचक्का हो जाता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। अगले दिन पूछताछ के लिए दोनों शॉप के ओनर काल से मिलते हैं, पर उससे उन्हें कुछ ठोस नहीं मिलता। पर अब मूवी में एक नया ट्विस्ट, कोई और एजेंट्स इग्नाशियो की जान के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए जान बचाते हुए वो फिर से की की मदद से बच निकलने की कोशिश करता है, पर तब तक उसे एक गोली लग जाती है और वो सीधे जो के घर में निकलता है। मरते मरते वो एक बड़ी खुलासा कर जाता है कि ये की किसी भी दरवाजे को ओपन कर सकता है। अब क्राइम सीन क्लीन करने के बाद जो का ध्यान इग्नाशियो की कही बात पर अटक जाती है, और क्यूरियोसिटी में जब वो की अपने क्लोजेट के डोर पर ट्राई करता है, वो क्लोजेट के बजाय कोई मैजिकल अननोन मोटेल रूम ओपन होता है, जो शायद वही रूम नंबर 10 है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर साफ समझ आता है कि ये इस समय का भी नहीं है। अब वो जैसे ही फिर से की की मदद से रूम से एग्जिट करता है, अब वो खुद को किसी अननोन बीच पर पाता है। उसी रूम से जब वो एक और बार, पर इस बार बिना की के डोर को ओपन करता है, वो किसी रैंडम लोकेशन पर ओपन होता है, जिससे फाइनली जो की के एक नियम को सुलझा लेता है कि की का प्रयोग करने वालों को मोटेल रूम से की के साथ एग्जिट करते हुए साफ आइडिया होना चाहिए कि उन्हें कहाँ जाना है। और इस बार अपने घर का सोचने पर वो डायरेक्टली अपने घर के उसी क्लोजेट के डोर से निकलता है, जो उसकी बेटी एना ये चमत्कार देख लेती है, और आगे स्मार्ट एना जो के लिए उस मिस्टीरियस रूम के और भी असामान्य रहस्य को सुलझा
समझा देती है। पहला कि वो मिस्टीरियस रूम नंबर 10 सिर्फ की होल्डर ही एक्सेस कर सकता है। दूसरा कि ये नेसेसरी नहीं है कि एंट्री या एग्जिट डोर किसी दीवार से इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इनफैक्ट वो एक पोर्टेबल डोर भी हो सकता है। जरूरी सिर्फ ये है कि वो एक हिंज डोर और उसमें टम्बलर लॉक होना चाहिए। किसी और तरह का लॉक या स्लाइडिंग डोर या रोटेटिंग डोर्स पर वो ना तो काम करेगा और ना ही की होल्डर किसी ऐसे रूम या लोकेशन पर लैंड कर सकता है जिसके दरवाजे नॉन हिंज या लॉक नॉन टम्बलर टाइप्स हो। तीसरा कि उस की का प्रयोग करने से की होल्डर किसी भी डोर को एक पोर्टल में बदलकर उस मिस्टीरियस रूम में एंटर कर सकता है और उस रूम से की का प्रयोग करके एग्जिट करते वक्त वो जहां चाहे धरती पर लैंड कर सकता है। चौथा कि जब की होल्डर की की मदद से किसी भी डोर से गुजरेगा, किसी दूसरे का उस डोर को एक्सेस करने पर उसके लिए वो डोर साधारण निकलेगा। पांचवा कि यदि कोई बाहर की वस्तु उस मिस्टीरियस रूम में रखे जो वहाँ की थी ही नहीं, तो बाहर से लॉक करने पर उसे फिर से ओपन करने पर वो वस्तु गायब हो जाएगी। वहीं यदि मिस्टीरियस रूम के अंदर की किसी भी वस्तु को छेड़ कर रखा गया तो रूम को फिर से ओपन करने पर वो फिर से अपने जगह पर लौट जाएगा। छठवा कि मल्टीपल लोग उस मिस्टीरियस रूम में एंटर कर सकते हैं पर उन्हें की के साथ एग्जिट करना होगा, वरना वो किसी भी रैंडम लोकेशन पर लैंड कर जाएंगे। और यदि मिस्टीरियस रूम से एग्जिट करने पर वो की रूम में ही छूट गया तो भविष्य में उस रूम को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन जो ये रहस्य अपने जिगरी दोस्त लू से शेयर करता है, जो खुद भी एकदम हैरान हो जाता है जब की के मदद से दोनों उसके फेवरेट गेम स्टेडियम पर एंटर करते हैं। पर इससे पहले कि जो ये कानून को सबमिट करे, अगले सुबह कोई जेनिफर जो खुद को इग्नाशियो की दूर की बहन बताती है, अपने भाई की बिलोंगिंग्स को कलेक्ट करने के लिए उससे मिलती है। पर जो इग्नाशियो को अच्छे से जानता था कि उसे तो कोई बहन थी ही नहीं, यानी कि वो उस की के रहस्य के बारे में जानती है, इसलिए उसे दबोचकर इसके रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करता है। पर उसकी कोई नेल क्लिपर अपने हाथ में लेते ही कुछ देर बाद जो की आंखें बेहोशी में उठती है, यानी कि वो भी पेन और की की तरह कोई रहस्यमय टूल था। उसी दिन जब जो एना को रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाता है, उसे कोई मरीज सिर्फ एक बस टिकट की मदद से गुस्से के जोश में डॉक्टर को सीधे कहीं गायब कर देता है। जो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि वो उसे भी गायब कर देता है और अब जो सीधे किसी अननोन लोकेशन पर क्रैश करता है, जहां वही बेचारा डॉक्टर एकदम पजल की उसके साथ जस्ट हुआ क्या, कंफ्यूज बस चले जा रहा होता है। लकीली जो को एक हिंज डोर नजर आता है जिसकी मदद से वो सीधे हॉस्पिटल लौटने में सफल हो जाता है। पर जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, वो जो को जैप कर देता है। अंत में किसी तरह उसे घेरने पर वो अपना नाम वॉली बताता है और उसे धमकाने पर वो अंत में सब पोपट की तरह उस मिस्टीरियस रूम्स के सीक्रेट रिवील करता है कि ये सारे मैजिकल चीज जैसे वो की, पेन, नेल क्लिपर, उसका बस पास, इन्हें ऑब्जेक्ट कहा जाता है जो उसी मिस्टीरियस रूम से आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे लगभग 100 ऑब्जेक्ट्स पूरी दुनिया में फैले हैं जिनमें अजीबोगरीब रैंडम शक्तियां हैं, जिसमें से कुछ काम की है तो कुछ जरा भी नहीं। जैसे कि किसी के पास एक पेंसिल ऑब्जेक्ट है जिसे टैप करने पर चिल्लर गिरता है, एक अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट जिसे होल्ड करने वाले के बारे में सामने वाले को तुरंत सब पता चल जाता है और उसका बस पास किसी को भी गायब करके उसी सेम लोकेशन गैलप पर भेज सकता है। पर उसी लोकेशन पर क्यों, वो ये सवाल को टाल देता है। पर आखिर ये ऑब्जेक्ट्स क्यों सुपरनेचुरल पावर पोजेस करते हैं और आखिर उस रूम का इतिहास क्या है, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। पर कुछ के अनुसार वहाँ भगवान की मौत हुई थी और वो ऑब्जेक्ट्स उनके शव है। दूसरों के अनुसार ये भगवान का कोई परीक्षा है, इसीलिए कई भगवान के कट्टर भक्त इन ऑब्जेक्ट्स के तलाश में हैं। वहीं कुछ का तो ये भी मानना है कि उस दिन यूनिवर्स में कुछ तो भयानक फेनोमेना घटा जिसे समझना इंसान के फिजिक्स या उसकी समझ से बाहर है। वही अब हम जब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ आता है कि आखिर सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में स्पेशल पावर्स क्यों है, क्योंकि वो उस मिस्टीरियस रहस्यमय रूम से बिलोंग करते हैं। बाहर की वस्तु उस रूम में ले जाने पर वो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स में नहीं बदलते, इनफैक्ट रूम को रीसेट करने पर वो गायब हो जाते हैं। पर सबसे जरूरी बात वॉली बताता है कि उन ऑब्जेक्ट्स को यूज करने वालों को इसका भुगतान भी भरना पड़ता है, वहीं उसे बचकर रहना होगा क्योंकि वो की सबसे कीमती ऑब्जेक्ट मानी जाती है और उसे पाने के लिए अब तक तो उसके पीछे डेंजरस लोग पड़ भी गए होंगे। जो बात उसकी सच निकलती है क्योंकि वीजल एना को अगवा कर लेता है और उससे बेटी के बदले में की मांग करता है। जो को की का कोई लालच नहीं होता, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो एकमात्र की का सबूत, वीजल उसे खत्म करने की कोशिश करता है, जिसके हाथापाई में एना मौका देखकर की लेकर भाग निकलती है और आगे उसे एक हिंज डोर नजर आता है। वो की के मदद से जैसे ही उसी मिस्टीरियस रूम में एंटर करती है, वीजल उसे धर लेता है और इस हाथापाई में एना रूम में छूट जाती है। वहीं वीजल की के साथ बाहर निकल आता है और पीछे रूम का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे रूम रीसेट हो जाता है और
एना हमेशा के लिए गायब हो जाती है और सीरीज का पहला एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि एना उस मिस्टीरियस रूम में रीसेट हो जाती है, यानी कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब गुस्से में तिल मिलाए जो अपना सारा गुस्सा वीजल पर निकाल देता है, पर वो बताता है कि उसे पता है कि वो कैसे अपने बेटी को रिटर्न ला सकता है। पर तब तक उसका दूसरा साथी फायरिंग करने लगता है और बचाव में जो उससे की चुराकर सीधे मिस्टीरियस रूम में घुस जाता है। जो को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे अपने बेटी को रिटर्न लाए। ऊपर से एना के खून के निशान मिलना और उसका गायब होना ऑफिसर्स को उस पर शक होने लगता है कि उसने अपने पत्नी से बदला लेने के लिए एना की जान ली, क्योंकि उसे पता था कि एना की कस्टडी उसकी पत्नी को मिलने वाली है। पर लू को जो पर पूरा विश्वास होता है, इसलिए सीक्रेटली उसकी पूरी मदद करता है एना की खोज और वीजल के बारे में सारी जानकारी निकालने में। अब जो हार नहीं मान सकता, इसलिए सबसे पहले वॉली को ट्रैक डाउन करता है, जो बताता है कि शायद एक तरीका है एना को ढूंढ निकालने का। वो बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स नजदीक आते हैं तो वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे जब हैंड वॉच ऑब्जेक्ट जो सिर्फ एग को बॉयल करता है, उसे एक ऑब्जेक्ट नाइफ के साथ रखने पर वो टेलीपैथी की शक्ति पैदा करता है। जो अब और भी ऑब्जेक्ट्स तलाश करने से पहले अपने गैर्स कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपने घर पर सीक्रेटली उस की के मदद से एंटर करता है, जहां उसे उसी बंदी का नोट मिलता है मिलने के लिए, जिससे मिलने पर उसे ऑब्जेक्ट के बारे में एक और चीज पता चलती है कि ऑब्जेक्ट्स को नष्ट नहीं किया जा सकता। यही एक तरीका है साधारण और स्पेशल ऑब्जेक्ट्स में फर्क पता करने का। इसलिए वो सेम टेक्निक उन सारे रेडियो डिवाइसेस पर आजमा रही होती है, क्योंकि उसमें से एक रियल है जिसे सही स्टेशन पर ट्यून करने पर वो किसी भी वस्तु या इंसान को टॉल बना सकता है। वो बताते कि उनका सीक्रेट ग्रुप कॉल्ड द लीजन, उनका मिशन ऑब्जेक्ट्स को नष्ट करने का है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे खतरनाक वेपन्स किसी के हाथ लगे। वो उसे उनके ग्रुप के साथ मिलकर काम करने का ऑफर देती है, पर जो इतने आसानी से भरोसा करने वाला नहीं होता। वहीं इससे पहले कि वो फिर से उसे उसी नेल क्लिपर ऑब्जेक्ट से बेहोश करके की ले ले, वो गन के नोक पर उससे उसका ऑब्जेक्ट छीन कर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूबर अपने ही खोज में लग जाता है, जहां अजीब तरह से मिले पॉन शॉप में वो लाश ऐसे ही सेम मार्किंग्स कई साल पहले कुछ बॉडीज पर पाए गए थे, जिसे किसी ने जला दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कोई मॉर्टल की निगल ली। उसे अब कुछ सुपरनैचुरल और दोनों में कनेक्शन का शक होने लगता है, क्योंकि उसे इग्नाशियो की बिलोंगिंग्स में भी मॉर्टल की का पता चलता है। उसका शक तब कंफर्म हो जाता है जब उसे एक जिंदा विक्टिम मिलता है, जो लकीली कई वर्ष पहले उस पेन के अटैक से बच गया। वो उसे की और ऑब्जेक्ट्स के सुपर पावर के बारे में सब बताता है, स्पेशली एक सीक्रेट ग्रुप कॉल्ड द ऑर्डर के बारे में, जो बिलीव करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, इसीलिए वो सारे ऑब्जेक्ट्स के खोज में है। अब रूबर को कुछ ऐसा ही धार्मिक ग्रुप ज्वाइन करना था, इसीलिए द ऑर्डर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर वो तभी उसे अपने ग्रुप में शामिल करने का तय करते हैं जब वो उनके लिए कोई ऑब्जेक्ट लाए। यहाँ अब एक और प्लॉट रिवील होता है कि कार्ल दरअसल खुद भी ऑब्जेक्ट कलेक्टर है, जिसके पास कई ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वो हैंड वॉच है जो एग्स को बॉयल करता है। शुरुआत में वो बायर और वीजल भी उसी के लिए काम किया करता था, जो उसे धोखा देकर अलग हो गया, और अब वो कैसे भी करके उस की के तलाश में है। इस तरफ जो सबसे पहले चालाकी से वीजल को मिस्टीरियस रूम में खींच लेता है, क्योंकि उसने कहा था कि उसे पता है कि एना को रिटर्न कैसे लाया जा सकता है। वो सबसे पहले उसके सारे कपड़े बदलवाता है कि कहीं वो भी ऑब्जेक्ट्स ना निकले, और उन्हें गायब करने के लिए उसके पेन के साथ उसी मिस्टीरियस रूम में रीसेट होने के लिए छोड़ देता है। पर पेन ऑब्जेक्ट को टेबल पर पड़ा देख वो एक और बड़ी खोज करते हैं कि रूम में सिर्फ बाहर की वस्तु गायब होती है, वहीं ऑब्जेक्ट्स जो रूम को बिलोंग करते थे वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पर रीसेट हो जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स रूम से गायब नहीं होते। आगे वीजल शेयर करता है कि हर ऑब्जेक्ट्स एक पैटर्न से कनेक्टेड है और उन सभी ऑब्जेक्ट्स को एक प्राइम ऑब्जेक्ट कंट्रोल करता है, जो उसके अनुसार शायद एक टेबल वॉच है, जिसे यदि की के साथ यूज किया गया तो वो शायद एना को रिटर्न ला सकता है, जो अभी कार्ल के पास हाई सिक्योरिटी में रखा है। दोनों अब मिलकर हाई प्लानिंग में लग जाते हैं, पर वीजल एक और जानकारी शेयर करता है कि कार्ल ने अपने पूरे घर को रेनोवेट करके सारे हिंज दरवाजे स्लाइडिंग डोर में बदल दिए, इसीलिए उस मैजिकल की के मदद से अंदर पहुंचना नामुमकिन है। पर कार्ल के घर के न्यू वर्सेस ओल्ड ब्लूप्रिंट को स्टडी करने के बाद जो नोटिस करता है कि एक डोर है जो शायद अब भी घर में मौजूद है, जो शायद किसी वॉल के पीछे सील्ड है, जो उनके भागने का रास्ता बन सकता है। वहीं चोरी से कैसे एंटर करे उसे कुछ याद आता है जब वो पिछली बार पूछताछ के लिए कार्ल के घर गया था। सबसे पहले जो कार्ल और उसके आदमियों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे की रिटर्न करने के लिए डोर पर मिलने को कहता है, और मौका देखकर दोनों की के मदद से उसके घर पर मौजूद उसी जायंट टॉय रूम से निकलते हैं। किसी तरह वॉल तक पहुंचने पर वो उसी पेन ऑब्जेक्ट से सिस्टम को शॉर्ट सर्किट करके सिक्योरिटी गार्ड से बचने के लिए वो खुद को रूम में लॉक कर देते हैं, पर वो वॉच एक सेफ में कैद होता है और उनके पास इतना समय नहीं है सेफ को ओपन करने का, इसलिए जो सीधे उस डोर के
तलाश में पड़ जाता है और लकीली एन मौके पर दोनों सेफ को लेकर मिस्टीरियस रूम से भाग निकलते हैं। अब सवाल कि जो सेफ को कैसे ओपन करे, पर जो को ऑब्जेक्ट का एक नियम याद आता है, इसलिए सेफ को वैसे ही रूम में छोड़कर रूम को रीसेट करके जब वो ओपन करता है तो सिंस सेफ एक साधारण ऑब्जेक्ट था वो गायब हो जाता है। वहीं उसमें रखा टेबल वॉच बीइंग एन ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंच जाता है। पर जो के लिए सबसे बुरी खबर कि टेबल वॉच को की के साथ यूज करने पर भी कुछ नहीं होता। ऊपर से वीजल उससे पेन झटक कर उसकी जान लेकर की हासिल करने की कोशिश करता है। और उसका बैड लक और एक और सीक्रेट रिवील्ड कि ऑब्जेक्ट्स रूम में सुपरनेचुरल पावर पोजेस नहीं करते, इसलिए जो को खरोच तक नहीं आता। इसलिए धोखा देने के सजा में वो उसे काल के घर में धकल देता है। अब जो हार मान जाता है, इसलिए लू के साथ मिलकर की कानून के हवाले करके उस पर लगा इल्जाम क्लियर करने का तय करता है। पर तभी उन्हें रूबर का कॉल आता है कि उसे कुछ खास पता चला है की के बारे में। दोनों के तुरंत उससे मिलने पर वो जो से विनती करता है सिर्फ एक बार उसे वो मिस्टीरियस रूम दिखाने के लिए। रूबर के लिए ये पल जैसे उसने साक्षात भगवान का घर देख लिया हो। वो उन्हें की अपने पास रखकर अपने फायदे के लिए यूज करने का तय करता है और दोनों को भी द ऑर्डर ग्रुप ज्वाइन करने का सुझाव देता है। पर उनके ना मानने पर सन की रूबर सबसे पहले लू को मार देता है और जो को चुपचाप की हवाले करने की धमकी देता है। पर स्मार्ट जो जेनिफर का वही नेल क्लिपर ऑब्जेक्ट यूज करके उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है, जिससे अब हमें पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट को हाथ में लेने पर जिसके भी तरफ देखने पर वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है और जो मौका देखकर की के मदद से फिर से भाग निकलता है। पर अब होश में आने पर रूबर अपने फोरेंसिक एक्सपर्टी की मदद से लू की हत्या जो पर मर देता है। यानी कि अब तो जो का बचना और भी मुश्किल है और सीरीज की एपिसोड 2 यही एंड हो जाती है। पिछली बार हमने देखा कि रूबर ने लू की हत्या भी जो पर मर दी होती है, इसलिए जो पुलिस से बचने के लिए उसी मिस्टीरियस रूम में छिप जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी मिस्टीरियसली उस रूम का फोन रिंग करता है, जिसे उठाने पर सामने एना मदद के लिए चीखती रहती है। पर अंत में वो सिर्फ उसका बुरा सपना निकलता है, इसलिए वो गलती से भी हार नहीं मान सकता। अब बाहर हल्की ठंड होने के कारण वो रूम में पड़ा जैकेट लेकर निकलता है, जिसकी तुरंत बाद वो जेनिफर से कुछ फेक आईडीज के लिए मिलता है, क्योंकि अब वो हर जगह अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकता। और रिटर्न में वो उसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे वो पेन और उसका नेल क्लिपर रिटर्न करता है डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर कुछ देर बाद काल के लोग उसे घेर लेते हैं और अंत में वो उनके हाथ मारा जाता है। पर लकीली रूम से लिया वो जैकेट एक और सुपरनेचुरल ऑब्जेक्ट निकलता है जो उसे खरोच तक आने नहीं देता। काल उसे धमकी देता है की और उसके घर से चुराए टेबल वॉच ऑब्जेक्ट लौटाने की, पर जो उनके आदमियों के हाथ लगने से पहले की को पहले ही एक गरीब के पॉकेट में छिपा देती। वो उसके धमकी से नहीं डरता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं रहा। पर एना के बारे में जानने के बाद काल को उसके प्रति हमदर्दी होने लगती है और वो उसे अपना हेल्प ऑफर करता है। अब जो के पास भी और कोई चारा नहीं, इसलिए एज अ टोकन ऑफ गुड जेस्चर वो उसे उसका टेबल वॉच रिटर्न कर देता है। जिसके बाद काल उसे ऑब्जेक्ट्स और रूम की इतिहास के बारे में शेयर करता है कि ऑब्जेक्ट्स में 4 1961 ठीक दोपहर के 1:20 पर उसी रूम में बने थे, जिसे अब उस घटना को द इवेंट कहा जाता है। जिससे अब हमें समझ आता है कि आखिर वो मिस्टीरियस रूम इतना पुराना क्यों लगता है। पर किसी को नहीं पता कि आखिर क्यों, कैसे और किसके कारण द इवेंट घटा। उस दौरान एक ग्रुप कॉल्ड द कलेक्टर्स रहा करते थे, जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कलेक्टर्स थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट सारे 100 ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लिए थे। पर फिर उनके बीच कुछ तो घटा कि आधे से ज्यादा पागल होकर चल बसे। पर बाकी बचे कलेक्टर्स ने सबसे जरूरी ऑब्जेक्ट्स को किसी वॉल्ट में छिपा दिया, जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं। वो खुद अपने बेटे आइजैक के लिए ग्लास आई ऑब्जेक्ट की तलाश में है, जो ल्यूकेमिया बीमारी से जूझ रहा है। मिथ्स के अनुसार ग्लास आई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लैश को नष्ट या क्योर कर सकता है। काल उसे कहीं शुरुआत करने के लिए एक लास्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द कलेक्टर ग्रुप का नाम भी देता है, पर उसे ढूंढना या मारना भी मुश्किल है, क्योंकि उसके पास सबसे डेंजरस और यूजफुल ऑब्जेक्ट कोम्ब है, जो टाइम को रोक सकता है। जो अब इस जानकारी के साथ जेनिफर को कांटेक्ट करता है उस मेंबर का पता करने के लिए, जो हॉस्पिटल में अपने भाई को विजिट करने आई होती है, जो किसी घटना के बाद से उसकी लाइफ हैंडीकैप में बदल गई। जेनिफर उसका मदद करने को तैयार हो जाती है। इन रिटर्न के काम खत्म होने पर वो कोम लीजन को लौटा दे, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि द कलेक्टर ग्रुप का आखिरी सर्वाइविंग मेंबर बारबरा अब नहीं रही, पर उसका नेफ्यू हैरल्ड अब भी जिंदा है, जिसे ट्रैक डाउन करने पर जो उसे बात करने की कोशिश करता है, पर वो घबराकर कोम के इस्तेमाल से उससे पीछा छुड़ाकर भागने लगता है। पर अंत में जो उसका विश्वास जीतने में सफल हो जाता है और उसकी मजबूरी समझने के बाद हैरल्ड उसका मदद करने को तैयार हो जाता है। वो जो को कोम कैसे काम करता है ये भी दिखाता है कि कोम करते ही टाइम कुछ सेकंड्स के लिए थम जाता है, पर यूज करने वाला फ्रीज
फ्रीली मूव तो हो सकता है पर वो खुद किसी भी चीज को मूव नहीं कर सकता। वो उसे उसके आंट के दिए कुछ पोलराइड फोटोज भी दिखाता है जो उन्होंने उसे सही समय पर यूज करने को कहा था। जो को उन पोलराइड पिक्चर्स में से एक पर गैलप लिखा मिलता है। ये वही लोकेशन है जहाँ विली का बस पास ले जाता है। सबसे खास बात की वो स्पेसिफिक पोलराइड फोटो एक ऑब्जेक्ट निकलता है, इसलिए जलाने पर उसे कुछ होता नहीं, पर पिक्चर डार्क होने के कारण कुछ समझ में भी नहीं आता कि ये तस्वीर आखिर किसकी है। पर फिर तभी द ऑर्डर ग्रुप के लोग जो के तलाश में की के लिए तीनों पर जानलेवा हमला करते हैं, पर जो स्मार्टली कोम का प्रयोग करके उन्हें रोकने में सफल हो जाता है। पर एक बुलेट जेनिफर को लगने ही वाली होती है कि जो सही समय पर टाइम फ्रीज कर देता है और टाइम के अनफ्रीज होते ही बुलेट को डिफ्लेक्ट करने में सफल हो जाता है। और अंत में बचाव में जेनिफर को किसी की हत्या करनी पड़ती है जिससे उसे सदमा पहुंचता है क्योंकि वो किसी की भी जान लेने पर विश्वास नहीं करती। हैरल्ड को भी रियलाइज होता है कि एवर सिंस उसके पास एक कोम आया लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए, इसलिए वो कोम जो को दे देता है और जो एज पर डील लीजन को नष्ट करने के लिए दे देता है। और सीरीज की एपिसोड 2 यही एंड हो जाती है। पिछले पार्ट में जो के हाथ एक पोलराइड फोटो ऑब्जेक्ट लगा पर कोई क्लू नहीं कि वो किसकी तस्वीर है, पर उस पे लिखा गैलप लोकेशन का समझने के बाद वो तुरंत विली से मिलता है उस लोकेशन के बारे में और जानने के लिए। जो अब उसका अच्छा दोस्त हो गया होता है, इसलिए वो उसे वार्न करता है कि वो जगह अच्छी नहीं है, पर जो के पास और ऑप्शन भी क्या है, इसलिए वो उसे गैलप ले चलने का तय करता है। वहीं दूसरी तरफ रूबर हार नहीं मानता और कुछ रिसर्च करने के बाद उसे कोई सूजी नाम की बंदी के बारे में पता चलता है जो पैसों के खातिर लोगों को ऑब्जेक्ट्स के लोकेशन की जानकारी बेचती है। जहाँ से रूबर को एक ग्लास ऑब्जेक्ट के लोकेशन के बारे में पता चलता है जिसमें कंबशन को रोकने की शक्ति है। रूबर पहले उस इंसान को झूठ कहकर उससे वो ऑब्जेक्ट हथियाने की कोशिश करता है, पर ना मिलने पर निर्दय उसे आग के हवाले कर देता है। पर जैसे ही वो उन ग्लासेस से उन फायर्स की तरफ देखता है वो आग अपने आप ही बुझ जाती है, जिसे लेकर रूबर तुरंत द ऑर्डर की सुपरवाइजर मार्गरेट से मिलता है जो ऑब्जेक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए बिना किसी वार्निंग के उसके भेजे पर कई गोलियां दागती है। पर क्योंकि रूबर ने वो ग्लासेस पहने थे गन का कंबशन ट्रिगर ही नहीं होता जिससे बुलेट कभी फायर ही नहीं होता और उन्हें उस पर विश्वास हो जाता है और उसे एज अ वेलकम टू द मेंबर अपने पास कलेक्टेड सारे ऑब्जेक्ट्स के दर्शन कराती है, जिसमें से एक पोकर कार्ड ऑब्जेक्ट को देखने पर कुछ भयानक अनुभव होता है जिससे इंसान कुछ मिनट के लिए शॉक में चला जाता है। यहाँ विली जो को गैलप का सबसे बड़ा मिस्ट्री दिखाता है, वही मॉर्टेल जहाँ द इवेंट के बाद से रूम नंबर 10 हमेशा के लिए गायब हो गया, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करता था। उसके अनुसार ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि वो सारे एक साथ मिले, इसलिए मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के करीब होने पर एक अजीब शक्ति का महसूस होता है। ये भी कोई संयोग नहीं है कि वो आज यहाँ है, ऑब्जेक्ट्स ने ही उसे अट्रैक्ट किया है। वहीं जो को रूम नंबर 9 के डोर पर अजीब कारण से मारे खीले और रूम के एंट्रेंस पर वही ऑब्जेक्ट पैटर्न दिखाई देता है जो सेम उसने वीजल के बोर्ड पर देखा था। सबसे रहस्यमय बात की उनके एंटर करते ही दोनों को कोई तेज टॉर्चरस आवाज सुनाई पड़ने लगती है और सिर्फ जो को कोई मदद के लिए चीखती आत्मा नजर आती है जो शायद अब भी जिंदा है क्योंकि उसके गायब होने पर उसके शरीर पर उसका क्या निशान छूट जाता है। एक और सरप्राइजिंग बात की बिना के उस रूम में एंटर करने पर कुछ भी नहीं होता। जो फिगर आउट कर लेता है कि शायद वो किसी और रियलिटी में ट्रैप्ड है, पर की उसे किसी तरह कुछ सेकंड्स के लिए इस टाइम और स्पेस में एंटर करने में मदद करता है, जो कैसे तो स्केटबोर्ड और कैमकोडर की मदद से उस आत्मा को रिकॉर्ड करने में सफल हो जाता है। अब उस स्पिरिट के पहचान में जब वो इर्द गिर्द गाँव की तलाश करने निकलता है, वो ट्रेसपासिंग के अपराध में ऑलमोस्ट शूट ही होने वाला होता है। उन्हें आगे पता चलता है कि उस मोटेल में कुछ अजीब ही घटा था जिसके बाद से लोग यहाँ से गायब या छोड़कर चले गए। करीब के होटल चेक करने पर जो को फाइनली एक बड़ा क्लू मिलता है, उसे वही आत्मा की एक तस्वीर मिलती है। जेनिफर के मदद से लीजन के डेटाबेस से मालूम पड़ता है कि उस तस्वीर में उस बंदी का नाम कॉनरॉय था जो 1966 के दौरान वो मॉडल चलाया करती थी। उस फोटो में भी वो सारे ओरिजिनल कलेक्टर्स थे जिसमें से अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। जेनिफर को मालूम पड़ने पर कि वो रूम नंबर 9 में गया था तो वो उसे वार्न करती है क्योंकि उसके भाई का भी रूम नंबर 9 की ऑब्सेशन में ही उसकी ये हालत हुई। अब जेनिफर का उसके प्रति इतना केयर देख दोनों में धीरे धीरे प्यार बनने लगता है। पर उसी दिन जब जो उसी मिस्टीरियस रूम में फ्रेश हो रहा होता है, वो बाथरूम के केबिन मिरर पर एक फिंगरप्रिंट नोटिस करता है जिसे मिटाने पर जब वो रूम को रीसेट करता है तो वो अब भी इंटैक्ट मिलता है, यानी कि वो भी एक ऑब्जेक्ट जो जरूर द इवेंट के पहले छूटा होगा। जो तुरंत की मदद से अपने पुलिस स्टेशन में घुसकर उस फिंगरप्रिंट के बारे में पता करता है जो उसी बुजुर्ग गज का निकलता है जिससे कुछ दिन पहले उन्होंने देखा था, पर जल्दबाजी में जो पीछे सबूत छोड़ जाता है जिसकी मदद से सून डिटेक्टिव ली जो की एक और अच्छी दोस्त है उसके लोकेशन का पता लगा लेगी।
गस को अपनी कंडीशन समझाने के बाद वो सब शेयर करता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो रूम नंबर 10 गया कहाँ और वो ऑब्जेक्ट्स बने कैसे, क्योंकि वो बस देखभाल किया करते थे और वहाँ हमेशा से सिर्फ 9 रूम्स थे। पर फिर अचानक से उसकी पत्नी कॉनरॉय को वो की मिला और सून उसने सारे ऑब्जेक्ट्स के पावर को डिस्कवर किया। कॉनरॉय उन ऑब्जेक्ट से ऑब्सेस्ड होने लगी थी और धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ दुनिया में फैले सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने लगी और इस तरह द कलेक्टर ग्रुप फॉर्म हुआ। वो उन्हें एक फुटेज दिखाता है जिस दिन कॉनरॉय ने रूम नंबर 9 पर कुछ सेलेक्टिव ऑब्जेक्ट्स की मदद से रैंडम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि इससे शायद उन्हें भगवान के करीब पहुंचने का रास्ता मिलेगा। पर वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन में ऐड करते ही कुछ तो भयानक घटा, जिससे रियलिटी में जैसे चीर पड़ने लगी और अंत में जिसने कॉनरॉय को निगल लिया। इसलिए आज भी वो वहाँ किसी रियलिटी में ट्रैप्ड है। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों और कब वो गांव पूरा खाली हो गया, क्योंकि इस इवेंट के कारण कई लोग गायब हो गए और यही कारण है कि जो को रूम 9 पर अजीब मारे खीले मिले। जो को अब लगता है कि एना भी उसी रियलिटी में ट्रैप्ड है, जो शायद उसी वॉच बॉक्स की मदद से उन्हें रिटर्न लाया जा सकता है, क्योंकि वो वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को सड़ने से रोकती है। पर सवाल ये है कि वो वॉच बॉक्स ऑब्जेक्ट किसके पास है। जेनिफर उसे सेम सूजी का नाम रेकमेंड करती है, जिससे डील करने के बाद जो को पता चलता है कि वो वॉच बॉक्स द ऑर्डर के पास है। उसे समझ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे पाया जा सकता है, इसलिए सीधे रूबर से एक डील करता है कि वो उसे एक और बार मौका देगा उस मिस्टीरियस रूम का अनुभव करने के लिए, अगर वो उसके लिए वॉच बॉक्स ला सके। रूबर के लिए ये अच्छा सौदा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये रास्ता भगवान तक पहुंचने का है। वहीं जेनिफर नोटिस करती कि उसका भाई हमेशा से उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो ड्रॉइंग्स दरअसल कोम ऑब्जेक्ट का है, जो शायद किसी तरह रूम 9 से कनेक्टेड है। पर तब तक ली जो को एना और अपने पार्टनर के हत्या में अरेस्ट कर लेती है। बीइंग अ गुड फ्रेंड वो उसे सब बताने की विनती करती है, पर जो उसके भले के लिए कुछ नहीं बताता और अब मजबूरी में ली को जो को जेल ले जाना पड़ता है। पर रूबर उन पोकर कार्ड ऑब्जेक्ट की मदद से उन्हें भी शॉक देकर जो को भगा ले जाता है। जो अब बिना टाइम वेस्ट के रूबर से गन पॉइंट पर वॉच बॉक्स छीनकर जेनिफर और की के साथ रूम 9 में एंटर करते हैं, जिसके कारण फिर से सभी को उस नॉइस के कारण एक्सक्रूशिएटिंग पेन होने लगता है। कॉनरॉय कुछ कहने की कोशिश करती है, पर जो समझ नहीं पाता। फिर जेनिफर को याद आता है कि शायद उसे वो कोम का प्रयोग करना चाहिए। अब जो का वो कोम का प्रयोग करते ही समय बाकी सभी के लिए थम जाता है, सिवाय कॉनरॉय और जो के लिए। वो बताती कि उसने एना को देखा है, जो उसका इंतजार कर रही है। उसे फाइनली इस कैद से छुटकारा मिलने लगता है, पर जाते जाते वो बार बार बोल जाती है मैन इन द पिक्चर, जिससे जो को कुछ तो क्लिक होता है। इसलिए क्विकली रूम से निकलने पर वो उस पोलराइड फोटो ऑब्जेक्ट को एनालाइज करता है और फाइनली उसे उस ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस का पता चलता है कि जहाँ रूम नंबर 10 कभी लोकेटेड था, उस ऑब्जेक्ट को उसी लोकेशन पर हॉवर करने पर उस मिस्टीरियस रूम के अंदर मौजूद सभी चीज नजर आती है और अंत में उसे रूम में खड़ा कोई इंसान नजर आता है। जो को अब यकीन हो जाता है कि यही वो प्राइम ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से वो अपनी बेटी को वापस ला सकता है। पर तब तक पुलिस फिर से उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए उन्हें मिस्टीरियस रूम में छिपना पड़ता है। रूबर अब इस रूम को फिर से खो नहीं सकता, इसलिए बेवकूफ इस बात से अनजान की ऑब्जेक्ट्स रूम में काम नहीं करते, वो उस पर भी उसी पोकर कार्ड का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, जिससे ऑब्वियसली कुछ नहीं होता और गुस्से में जो उसे कहीं डेजर्टेड जगह पर धकल देता है। पर बाद में जो को पता चलता है कि रूबर जाते जाते उसने उसका वो ऑब्जेक्ट गायब कर गया और अब रूबर किसी डेजर्टेड रेगिस्तान में खुद को फंसा पाता है। और ये एपिसोड नंबर 4 यहीं एंड हो जाती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो प्राइम ऑब्जेक्ट का पता कर लेता है, वहीं वो रूबर को पनिश करने के लिए किसी सुनसान रेगिस्तान में फेंक देता है। पर इस सीरीज में अब एक और नया ट्विस्ट कि अजीब कारण से ली खुद को उसी मॉडल की तरफ पाती है जहाँ एना और जो उसकी मदद के लिए चीखते चिल्लाते रहते हैं, पर अंत में वो सिर्फ एक बुरा सपना निकलता है। पर अगले दिन ली सेम लोकेशन पर जाती है और उसे भी हैरानी होती है कि उसके सपने में देखा वो जगह एग्जिस्ट करता है। यहाँ रूबर डेजर्टेड अननोन लोकेशन पर घूम तड़पती गर्मी और प्यास में उसे अजीब अजीब रूम से रिलेटेड हेलुसिनेशन होने लगते हैं, पर फिर भी हिम्मत करके वो सिटी के तलाश में आगे बढ़ता है। वहीं काल एक न्यू कैरेक्टर द सूट से मिलता है, जो खुद को एक्सपर्ट क्लेम करता है, जिसे ऑब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी है। वो काल से एक किताब का सौदा करता है जो उसने द कलेक्टर के एक नेफ्यू से खरीदा, जिसमें कलेक्टर्स के वॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, जहाँ सबकी माने तो ग्लास आए रखा है। पर जब तक काल डील पूरा करे, जो इस बार काल के गार्ड्स को चकमा देकर उसे मिस्टीरियस रूम में खींच लेता है। जो उसे शेयर करता है कि उसने द मैन इन द रूम द प्राइम ऑब्जेक्ट को अपने आंखों से देखा, जिस पर काल रिवील करता है कि वो मैन इन द रूम थियोरी के अनुसार द ऑक्यूपेंट है, सोल ओनर ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स। पर उसकी रिसर्च के अनुसार या तो
तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता या वो जिंदा ही नहीं बचा द इवेंट के घटना के बाद। कहा जाता है कि द कलेक्टर्स ने उसकी लाश भी उस वॉल्ट में छिपा दी। अब जब दोनों का भी डेस्टिनेशन सेम है, दोनों अपने अपने फायदे के लिए एक साथ काम करने का तय करते हैं और उससे पहले उन्हें वॉल्ट के कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने के लिए मिसिंग ऑब्जेक्ट सीजर को ढूंढना होगा, जिसका सुपरनैचुरल पावर है किसी भी वस्तु को रोटेट करने का, जिसका पता लगाने में एक बार फिर सूजी काम आती है, जो उसके अनुसार सीजर ऑब्जेक्ट किसी चर्सी के पास है। दोनों अब बिना टाइम वेस्ट किए जो उसे समझाकर ऑब्जेक्ट लेने की कोशिश करता है, पर वो देने को रेडी नहीं होती, इसलिए जो पर सीजर का इस्तेमाल करने से नहीं चुकती। वो भागकर निकलने ही वाली होती कि काल अपने कलेक्शंस में से एक फ्लास्क ऑब्जेक्ट का यूज करता है, जिसके कारण टारगेट पर फोकस करने पर उसका दम घुटने लगता है और अंत में उनके हाथ कॉम्बिनेशन का वो आखिरी ऑब्जेक्ट लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर का गस से एक्वायर्ड उसी फुटेज को एनालाइज करने पर उसे एक क्लिप में कॉनरॉय के पीछे किसी की परछाई नजर आती है, जो और कोई नहीं बल्कि द मैन इन द रूम है। उसे तुरंत क्लिक होता है कि कॉनरॉय एक्सपेरिमेंट की घटना को बचाने वाला द मैन इन द रूम खुद था। यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन को कंप्लीट करने पर उन्हें अब सुलझाना होगा कि आखिर वो वॉल्ट कहाँ छिपा है। तभी जो की नजर दूसरे ड्राइंग पर पड़ती है, जो उसके उन बाकी पोलराइड फोटो से मैच करती है, जो फिर सून फिगर आउट कर लेता है कि ये पिक्चर किसी अबैंडन्ड जेल का है। जेनिफर की मदद से लीजन के पास कुछ रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें फाइनली वॉल्ट के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द कलेक्टर्स किसी प्रिजन में काम करता था। अब वॉल्ट के खोज में निकलने से पहले जेनिफर उसे वार्न करती है कि काल भरोसा करने लायक नहीं है, पर जो अलर्ट रहने का वादा करता है और वॉली से कोई फेवर लेने के बाद दोनों की मदद से उसी प्रिजन में लैंड करते हैं। साइन के मुताबिक वो बेसमेंट में जाते हैं, पर आगे उन्हें सिर्फ डोर का पिक्चर दिखाई देता है, जिसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं होता। पर फिर जो को समझ आता है कि वॉल्ट तक पहुंचने का कॉम्बिनेशन वो की, द टेबल वॉच और सीजर है। की का प्रयोग करने पर वो यहाँ तक पहुँचे, यानी कि बाकी बचे ऑब्जेक्ट से वो आगे बढ़ सकते हैं। जो तुरंत सीजर ट्राई करता है और अब उसे दीवार के पीछे कुछ लोहे जैसा महसूस होता है, जिसे ट्विस्ट करते ही सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। आगे उन्हें एक और विशाल वेल्डेड डोर मिलता है, जिसे कार्ल टेबल वॉच की मदद से पिघलाकर गिराने में सफल हो जाता है, क्योंकि वो टेबल वॉच किसी भी वस्तु को मेल्ट कर सकता है। आगे और डीप बेसमेंट में एंटर करने पर उन्हें फाइनली कई ऑब्जेक्ट्स का खजाना दिखाई देता है, जिसका काल को इतने बेसब्री से इंतजार था। उसे वही ग्लास आई ऑब्जेक्ट भी मिलता है, पर जो का बैड लक कि वहाँ से द ऑक्यूपेंट की लाश गायब होती है। काल उसे राहत देने की कोशिश करता है कि वो ब्लू आई की मदद से एना और खुद के बेटे को भी वापस ला सकता है, जो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसका बेटा तो जिंदा है। और तब काल के एक कॉइन ऑब्जेक्ट निकलते ही उसका बेटा आइजैक वहीं प्रकट होते ही वो एक बड़ा मिस्ट्री रिवील करता है कि उसका बेटा आज से 9 साल पहले ही बीमारी के कारण चल बसा। वो कॉइन ऑब्जेक्ट अपने यादों में टेम्पररी जान लाने में मदद करते हैं, यानी कि अब तक जो ने आइजैक को देखा वो सिर्फ काल के आइजैक के मेमोरी का इल्यूजन था। उसका मानना है कि ऑब्जेक्ट्स अपनी रियलिटी को रीशेप करने में मदद करते हैं, जो इंसान की या विज्ञान के समझ से बाहर है। कॉनरॉय ने इसी रियलिटी के दरवाजे को ओपन किया था, जहाँ सब कुछ मुमकिन है। कुछ इसी तरह वो अपने बेटे को रिजरेक्ट करने की सोच में है, इसलिए उसका प्लान फिर से कॉनरॉय एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने का है, पर इस बार एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट करके। अब ये जानने के बाद तो जो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यदि उसने उस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया तो इस बार शायद पूरा यूनिवर्स ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए वो उसे ऐसा करने नहीं दे सकता। पर काल अपने बेटे को पाने के लिए ये चांस लेने को भी तैयार होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे रास्ते से हटाने के लिए उसी कॉइन ऑब्जेक्ट से इस बार अपने गार्ड के मेमोरी को जिंदा करके वो सारे ऑब्जेक्ट्स और उससे की छीन कर उसे वहीं कैद करके भाग निकलता है। और जो के पास अब की भी नहीं एस्केप करने के लिए, वो हमेशा के लिए यहीं ट्रैप हो जाता है। और ये सीरीज की एपिसोड 5 यहीं एंड हो जाती है। पिछली बार हमने देखा कि काल के हाथ वो ग्लास आई लग जाता है, और जब जो उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता तो वो उसका की छीन कर उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है, यानी कि अब जो को कोई भी बचा नहीं सकता। पर फिर जो तभी वही बस पास ऑब्जेक्ट निकलता है और उसके मदद से सीधे रिटर्न गैलप आ जाता है। और अब हमें समझ आता है कि उस दौरान वो फेवर इसी बस पास का था। ऑब्जेक्ट की मदद से रिटर्न लौटने पर वो सबसे पहले जेनिफर को काल के प्लान के बारे में आगाह करता है। जेनिफर भी उससे शेयर करती है कि कॉनरॉय एक्सपेरिमेंट को रोकने के पीछे द ऑक्यूपेंट खुद था, पर अब जो के पास की ना होने पर काल को रोकना और भी मुश्किल है। इसलिए जेनिफर लीजेंड्स की मदद से काल पर अटैक करके उसे रोकने का तय करती है। वहीं जो द ऑक्यूपेंट की तलाश करने का तय करता है, क्योंकि एक वही है जो पिछले बार की तरह प्रलय को रोक सकता है। एक तरफ लीजेंड्स तैयार हो रहे होते अटैक के लिए, तो दूसरी तरफ जो भी जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता। उसे एक
क्लिक होता है कि यदि सारे ऑब्जेक्ट्स द ऑक्यूपेंट को बिलोंग करते थे तो किसी एक में कोई तो ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो उस तक पहुंचा सके। फिर वॉली का वो बस पास चेक करने पर उन्हें किसी डेस्टिनेशन एड्रेस का पता चलता है जहां शायद द ऑक्यूपेंट रहा करता था। दोनों अब तुरंत उस जगह पहुंचते हैं और हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में सारे रिकॉर्ड्स रिसर्च करने पर जो को एक जानकारी पता चलती है कि द इवेंट के दिन एक महिला ने किसी अनजान इंसान के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की थी कि वो खुद को उसका पति बता रहा था, जबकि उसकी कभी शादी ही नहीं हुई थी। तब उस बुजुर्ग से विनती करने पर वो एक फोटो भी दिखाती है जो उस अनजान आदमी ने उसे दिखाई थी, ये प्रूव करने के लिए कि वो उसका हस्बैंड है, जबकि उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं था और ना ही ऐसी कोई तस्वीर भी ली थी। सबसे शॉकिंग बात कि फोटो के पीछे की हैंडराइटिंग उनकी हैंडराइटिंग से मैच करती है। इन दोनों को भी यकीन हो जाता है कि वो इंसान जरूर द ऑक्यूपेंट था, क्योंकि वो फोटो भी ऑब्जेक्ट निकलता है जो 40 साल बाद भी न्यू और क्लियर दिखाई देता है, जो अब इस गुत्थी को सुलझा लेता है कि जिस दिन द इवेंट घटा था उसके कारण ठीक रूम 10 के तरह द ऑक्यूपेंट का भी पूरा अस्तित्व गायब हो गया। इसलिए अब कहीं भी उसका रिकॉर्ड और ना ही उसकी पत्नी को पता है कि वो उसका पति रहा करता था। पर अब सबसे बड़ी परेशानी कि वो कैसे ऐसे इंसान का खोज करे जिसका रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता, जो को सिर्फ एक ही इंसान सोचता है जिससे कोई मदद मिल सकती है। वो सूट से बहुत विनती करने के बाद वो उसे सारे ऑब्जेक्ट्स अब तक कहाँ ट्रेवल किए का चार्ट दिखाता है और उसने कभी द ऑक्यूपेंट के ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं सुना। पर फिर तभी जो की नजर एक ब्लाइंड स्पॉट पर पड़ती है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को दूर रखने के लिए द ऑक्यूपेंट ने वहाँ पनाह ली होगी। वहीं इस तरफ लीजेंड्स के लोग काल पर हमला बोलते हैं, पर अंत में वो एक ट्रैप निकलता है। जेनिफर के लोग काल को रोकने की कोशिश करते ही हैं, पर काल ने वो ग्लास आई ऑब्जेक्ट पहन ली होती है जिससे किसी भी इंसान की तरफ देखने पर वो वहीं सेकंड्स में वेपराइज हो जाता है। काल की मदद से भागने ही वाला होता है कि जेनिफर उसे शूट कर देती है और उस मिस्टीरियस रूम के अंदर होने के कारण कोई ऑब्जेक्ट भी काम नहीं करता और अब उसका दम टूटने लगता है। दूसरी तरफ जो के उस लोकेशन पर पहुंचने पर वो फाइनली द ऑक्यूपेंट को एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में ढूंढ निकालता है, पर जैसे ही जो उससे सवाल करने बढ़ता है वो अचानक में जो का गन छीनकर खुद को शूट कर देता है। पर उसका बैड लक कि उसे खरोच तक नहीं आती, क्योंकि वो खुद एक चलता फिरता एक ऑब्जेक्ट है और उसके आंखों में आई पैच देखकर हमें समझ आता है कि वो ग्लास आई ऑब्जेक्ट उसकी दूसरी आंख है। वो एक डिसअपॉइंटिंग जानकारी शेयर करता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट कैसे और क्यों क्रिएट हुए और आखिर द इवेंट के दिन क्या हुआ। सबसे परेशान करने वाली बात कि वो एना को महसूस कर सकता है कि वो अब भी वहीं है, पर किसी और रूम में, यानी कि रूम 10 के अलावा और भी कई रूम्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर उसे एना रिटर्न चाहिए तो वो उसे उसी मोटल ले चलने को कहता है। इस तरफ रूबर की किस्मत कि लकीली एक पेट्रोल ऑफिसर उसे रेस्क्यू कर लेता है, पर अब मार्गरेट उसकी जान लेने पड़ती है क्योंकि उसने द ऑर्डर से 2 ऑब्जेक्ट चुराए थे। पर रूबर क्लेम करता है कि उसने द मैन इन द रूम गॉड को उस पोलराइड फोटो ऑब्जेक्ट की मदद से अपने आंखों से देखा और डेजर्ट में जो हैलुसिनेशन उसे आए थे वो उसे ये समझने लगता है कि वो गॉड का विजन था उसके लिए कि यदि वो सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट कर ले तो वो ना सिर्फ गॉड तक पहुंच सकता है बल्कि खुद गॉड बन जाएगा। इसलिए वो उसे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि वो खुद को द प्रॉफिट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्लेम करता है। मार्गरेट इस बात को ब्लाइंडली मान लेती है क्योंकि वैसे भी द ऑर्डर के लीडर ने उसकी जान के अगेंस्ट उसे अल्टीमेटम दिया था रूबर के चुराए ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न लाने के लिए जो उसकी निगरानी में गायब हुए। अब जब रूबर सपोजेबली द प्रॉफिट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स उसके साइड में है तो द ऑर्डर का कोई भी मेंबर उसके बॉस को उससे चोट पहुंचाने नहीं देंगे। अब रूबर हॉस्पिटल से निकल ही रहा होता है कि तभी ली आ जाती है और उससे जवाब मांगती है कि लू को किसने मारा, एना कहाँ है और आखिर उसने उसे ऐसा उस समय क्या भयंकर दिखाया था। रूबर अब जब खुद को गॉड समझने लगा है वो बिंदास कन्फेस करता है कि उसी ने लू की जान ली थी। वहीं एना अब भी उस मोटेल में कैद है, वही मोटेल जो उसने अपने सपने में देखा था। एक मिनट तो रूबर को कैसे पता चला कि ली ने मोटेल का ही सपना देखा? वहीं आखिर ली को मोटेल का सपना आया कैसे? क्योंकि उसका तो मोटेल या ऑब्जेक्ट से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। वेल इसका एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि सिंस रूबर भी उस पोकर कार्ड ऑब्जेक्ट के शौक से गुजरा था जिसका अनुभव रूबर ने ली को भी नॉकआउट करने के लिए दिया था, शायद उस पोकर कार्ड शौक के बाद उन्हें मॉर्टल या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इसलिए रूबर ली को आए ड्रीम को प्रेडिक्ट कर पाया और इसीलिए ली को भी वो सपना आया था। ली उसे रुकने की चेतावनी देती है पर वो नहीं रुकता, इसलिए अंत में जब ली को शूट करना पड़ता है रूबर रहन मौके पर वही ग्लास ऑब्जेक्ट पहन लेता है जिसके कारण गन फायर ही नहीं हो पाती। ली अब एकदम शॉक सिंस उसे अभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए शायद वो भी रूबर को कोई गॉड समझ लेती है। यहाँ काल मोटेल रूम पहुंचता है और मिस्टीरियस रूम से निकलते ही उसका घाव एकदम क्योर हो जाता
जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसने वो ग्लास आई पहना होता है जिसमें फ्लैश को नष्ट करने के साथ क्योर करने की भी शक्ति है। कार्ल तुरंत सारे ऑब्जेक्ट्स को कॉनरॉय एक्सपेरिमेंट की तरह रूम नंबर 9 के डोर पर माउंट करके रिस्क लेकर रूम को की से ओपन करता है, जिसके कारण फिर से उसी तरह रियलिटी स्टार्ट्स ब्रेकिंग अपार्ट। अजीबोगरीब आवाज सुनाई पड़ने लगती है, पर फिर मिस्टीरियसली कार्ल को उसका बेटा आइजैक नजर आता है, पर तब तक जो भी द ऑक्यूपेंट के साथ पहुंच जाता है। पर अब आइजैक किसी कारण से रियलिटी में गुम होने लगता है। कार्ल फिर से अपने बेटे को खो नहीं सकता, इसलिए चाहे जहां उसका बेटा हो वो ब्लाइंडली उसी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। पर वो भयंकर एक्सपेरिमेंट अब भी कह ढार होता है और मिराकुलसली द ऑक्यूपेंट को कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता। अंत में वो इसे रोकने के लिए कामली रूम में एंटर करने पड़ता है, जिसके साथ जो भी कूद जाता है। लकीली रूम के लॉक होते ही वो प्रकोप थम जाता है और दोनों भी उसी रूम नंबर 10 में लैंड करते हैं। द ऑक्यूपेंट आप अपने बारे में और भी कुछ जानकारी देता है कि ऑब्जेक्ट बनने से पहले वो एक साधारण इंसान हुआ करता था, नेम्ड एडी मैकलाइस्टर। वहीं प्राइम ऑब्जेक्ट जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सभी ऑब्जेक्ट्स एक समान है। फर्क बस इतना है कि वो चलता फिरता ऑब्जेक्ट है। जब भी वो इस रूम से बाहर रहता है सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक पेनफुल नॉइज की तरह। वो ऐसी जिंदगी और जीना नहीं चाहता, वो उसकी बेटी को रिटर्न नहीं ला सकता, पर जो खुद ला सकता है और वो है उसे वहीं खत्म करके उसकी जगह लेकर। जो को समझ नहीं आता कि आखिर वो उसे कैसे मार सकता है, क्योंकि वो द ऑब्जेक्ट है, वहीं वो उसकी जगह कैसे ले सकता है। वो याद दिलाता है कि ऑब्जेक्ट को रूम में सुपरनेचुरल पावर नहीं रहती, और वहीं एक और ऑब्जेक्ट का सीक्रेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का ऑब्जेक्ट का सीक्रेट रिवील करता है कि जब एक ऑब्जेक्ट नष्ट होता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट उसकी जगह ले लेता है। पर जो हत्यारा नहीं है, वहीं उसे डर है कि ऑब्जेक्ट बनने पर कहीं उसका भी वजूद उसकी तरह मिट न जाए, एना उसे पहचानने से इनकार कर दे। पर वो उसे याद दिलाता है कि यही एकमात्र रास्ता है और कम से कम एना जिंदा होगी। जो के पास और कोई ऑप्शन नहीं, भगवान से इसके लिए माफी मांगकर अंत में उसे शूट कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो ऑब्जेक्ट में बदलकर रूम से बाहर निकलता है, जो तुरंत जेनिफर से बिना सवाल किए उसकी मिस्टीरियस रूम में एंटर करते ही रूम को रीसेट करने की विनती करता है। अब जेनिफर उस पर विश्वास करके वैसा ही करती है और उसके रूम रीओपन करते ही जो रूम के भीतर है उसे फाइनली एना नजर आती है। वहीं जेनिफर के डोर ओपन करने पर दोनों भी सही सलामत रूम से निकल आते हैं। अब जो बिना टाइम वेस्ट किए सारे फसाद की जड़ उस की को उसी मिस्टीरियस रूम में छोड़कर रूम को लॉक कर देता है, जो डबल चेक करने के लिए सेम रूम ओपन करता है, पर वो रूम की के साथ अब हमेशा के लिए गायब हो चुका होता है। पर एंडिंग में एक और बड़ा ट्विस्ट, वो मिस्टीरियस रूम अपने आप प्रकट हो जाता है, जहां हमें वो की वही नजर आती है जहां जो ने छोड़ी थी। यानी कि ये साइकिल कभी एंड नहीं होगी और ये सीरीज यही एंड हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो की रूम के साथ कैसे गायब नहीं हुआ। ऊपर से की बीइंग एन ऑब्जेक्ट उसे रीसेट होकर अपने ओरिजिनल जगह उस रूम में कहीं और नजर आना चाहिए था। जैसे उस पेन के केस में जब जो नीचे छोड़ देता है तो रूम के रीसेट होने पर वो टेबल पर नजर आता है, तो इस केस में वो वहीं कैसे नजर आया जहां जो ने छोड़ी थी। ऑब्वियसली की ओरिजिनल जगह फ्लोर पर नहीं रही होगी, वो कहीं और शायद किसी टेबल या ड्रॉवर पर दिखाई देनी चाहिए थी। हम ये भी थियरी नहीं लगा सकते कि शायद जो रूम को ठीक से रीसेट करना भूल गया, क्योंकि जो ने ऑलरेडी डबल चेक किया था। वेल पूरे सीरीज में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। मैं यही थियरी लगा सकता हूँ कि शायद जो अब एक ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को गायब या खुद रूम को रीसेट नहीं कर सकता, सिर्फ एक साधारण इंसान कर सकता है। पर अगर आपको कुछ और सुझाव तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पर इसके अलावा और भी कई सवाल अनएक्सप्लेन रह जाते हैं। सबसे पहले कि आखिर में जो ने रूम नंबर 8 को ही क्यों चुना, रूम 9 में एना को खोजने के लिए क्यों नहीं गया, आखिर कौन था मोटल का ओनर, अब आगे होगा क्या अब जब जो ऑब्जेक्ट में बदल गया है। वहीं जो का वजूद द ऑक्यूपेंट की तरह क्यों गायब नहीं हुआ। ऊपर से लगभग 100 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, तो बाकी सब कहाँ है और उनके सुपर पावर्स क्या है। सबसे बड़ी और जरूरी सवाल, द इवेंट किसके कारण या क्यों और कैसे घटा, आखिर रूम नंबर 10 गया कहाँ। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि इनका जवाब नेक्स्ट सीजन में मिले, पर हार्ड लक ये है कि ऐसी कोई न्यूज मुझे नहीं मिली जिससे ये मालूम पड़े कि इसका सीरीज 2 बनने वाला है। वहीं अब ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर आपके हाथ कोई ऐसी ऑब्जेक्ट लग जाए तो आप कौन सी वाली ऑब्जेक्ट पोजेस करना पसंद करोगे। मुझे आपकी इंटरेस्टिंग जवाब जरूर कमेंट में बताएं। प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक, कुछ फीडबैक या सवाल हो तो कमेंट, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब, या सच में आपको मेरी मेहनत पसंद आ गई तो आप मुझे ज्वाइन या अपलोड से भी सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।